चलो बच्चों, आज हम लोग जो है जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानेंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण। जिस तरह हम लोगों ने जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1848 की क्रांति और इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन किया है, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग फिर से अपने नए अंदाज में जर्मनी का एकीकरण समझने का प्रयास करेंगे। देखो, जर्मनी का एकीकरण ये भी जो है इटली के तरह ही टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ एक राष्ट्र था, जो यूरोप महादेश का ही एक हिस्सा है। यूं कहे तो इटली और जर्मनी, इटली और जर्मनी दोनों जो है यूरोप महादेश का ही हिस्सा था। अब क्या था कि इटली का एकीकरण में हमने पढ़ा कि इटली छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और इसी को मिला करके एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में इसे एक नया राष्ट्र बना दिया गया, जिसे इटली का एकीकरण कहा गया। उसी तरह जर्मनी भी जो है टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था और इसी को एक करने की जो एक प्रक्रिया है, इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो क्रिया है, इसको हम जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। देखिए, जर्मनी का एकीकरण, अब हम इटली से अगर जर्मनी का कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो जर्मनी की स्थिति इससे ज्यादा जर्जर थी। जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। यह 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और इस 300 पर अलग अलग देशों का कब्जा था, अलग अलग देशों का कब्जा था, अलग अलग देशों का दबदबा चलता था। छोटे छोटे देश थे और छोटे छोटे देशों पर अलग अलग देशों का जो है दबदबा चलता था। तो जो है फिर क्या होता है कि इसमें अब दबदबा होने के कारण या इटली जर्मनी है ना, जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हो पा रहा था, या वहां लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही थी। इसका बहुत सारा कारण था। बहुत सारा कारण क्या था? जैसे यहां देख लीजिए कि राष्ट्रवाद का विकास नहीं था, राष्ट्रवाद का विकास नहीं था। लोगों का मति जो है ना, ठीक है, लोगों का मति एक नहीं था। राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर जब खोले थे, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े थे, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति सकारात्मक विचार, अपने देश के प्रति अच्छे विचार को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो वहां पे राष्ट्रवाद की कमी थी, वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की कमी थी, जिसके कारण वहां पर मतलब कि एक होने की बात नहीं हो रही थी, एकीकरण होने की बात नहीं हो रही थी और जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन पा रहा। तो क्या था कि यहाँ पे एक डायट था। डायट क्या था? तो डायट एक संस्था थी जर्मनी में। ये एक प्रतिनिधि की सभा थी। यहाँ पे प्रतिवर्ष जो है ये जर्मनी के 300 छोटे बड़े जो राज्य थे, इन सबके जो है प्रतिनिधि लोग आकर के इस सभा में बैठते थे और जो है अपना विचार का आदान प्रदान करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। और क्या हुआ कि अब देखो, जिस तरह से इटली था, तो इटली का सर्डिनिया और पिडमॉन्ट सबसे बड़ा राज्य था और सर्डिनिया पिडमॉन्ट ने अगुवाई भी किया इटली के एकीकरण में। तो ठीक उसी प्रकार जर्मनी में जो है, इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य था स्पार्टा। स्पार्टा क्या था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अजू को जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कहने का यह मतलब नहीं था कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी के जो 300 छोटे बड़े राज्य थे, उसका अगर सबसे बड़ा कोई हिस्सा था तो क्या था? स्पार्टा। और स्पार्टा जो था, स्पार्टा में वहां पे उस समय जो सरकार थी, स्पार्टा की जो सरकार थी, उसका नाम था फ्रेडरिक था। लेकिन फ्रेडरिक राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं था, ये राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं था और इसी के कारण इसके राज्य में जो है राष्ट्रवाद का फैलाव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण होगा तो कैसे होगा? जब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी, लोकतंत्र की भावना नहीं आएगी लोगों के मन में, तब तक लोग ना एक हो सकते हैं और ना जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। तो सीधा तौर पर हम समझेंगे कि फ्रेडरिक, लेकिन फिर भी हर जगह पर जो होता है संधि होती है। जैसे डायट था, प्रतिनिधियों की सभा, वहां पे सब लोग इकट्ठे होते थे। तो ये बात सब जो है जानते थे कि अगर
जर्मनी का एकीकरण के लिए कोई अगुवाई करेगा तो वो कौन करेगा? परसा करेगा, और परसा करेगा तभी जर्मनी का एकीकरण संभव है, नहीं तो नहीं है। तो देखो वहां पे क्या था कि कुछ अच्छा विचार भी था। जैसे परसा था तो परसा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। परसा भी चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण जो हो, जर्मनी का एकीकरण जो हो वो मेरे नेतृत्व में ही हो। तो जर्मनी का लेकिन क्या था कि वहां का शासक था फ्रेडरिक, और फ्रेडरिक को कहा गया कि आप जो है जर्मनी का एकीकरण कीजिए राष्ट्रवाद की भावना से, लेकिन ये राष्ट्रवाद का घोर विरोधी था। यह कहा कि ये कदापि संभव नहीं है। तो देखो अब क्या होता है, लेकिन राष्ट्रवाद का जो है, ऐसे यूं कहे तो देखो पूरे यूरोप में अगर राष्ट्रवाद को फैलाने का कोई कार्य किया तो वह एक ही इतिहासकार था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट का। पहला चैप्टर खुलने के बाद सबसे पहला नाम नेपोलियन बोनापार्ट का आता है। नेपोलियन बोनापार्ट, इनके बारे में सब जानते होंगे, ये कार्लो बोनापार्ट के बेटा था। कार्लो बोनापार्ट के पुत्र थे नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने जर्मनी में जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किया। जर्मन राइन राज्य संघ, जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किया था। क्यों किया? जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना बस कुछ नहीं, राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए। ये जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा करके अपने विचारों को साझा करते थे और लोगों में राष्ट्रवाद के भाव को जगाते थे, लोकतंत्र को जगाने का काम करते थे जर्मन राइन राज्य संघ के द्वारा। उसके बाद 1834 ईस्वी में वहां पे एक जालबेरी नाम की संस्था बनाई गई थी। जालबेरी नामक संस्था बनाई गई थी। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। ये जालबेरी व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की संस्था थी, ये व्यापार के लिए नहीं बनाया गया। ये व्यापारियों की संस्था थी, लेकिन व्यापारियों के लिए नहीं बनाया गया था। ये व्यापार के माध्यम से राष्ट्रवाद को फैलाने का काम करते थे। ठीक है, व्यापार के माध्यम से क्या करते थे? राष्ट्रवाद को फैलाने का काम करते थे। और इन लोगों ने, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद को फैलाया, या व्यापारियों की संस्था जालबेरिन थी, ये सब जो है इसलिए किया गया। और इन लोगों ने मिलकर के फ्रेडरिक से कहा कि आप जो है राष्ट्रवादी तरीके से एक लोकतंत्र की स्थापना कीजिए और जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप दीजिए। समझे? इसका जो है एक स्वतंत्र रूप होना चाहिए। जर्मनी इटली के तरह एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन यह इस चीज के लिए रेडी नहीं था, राजी नहीं हुआ। और अंततः फ्रेडरिक, देखो कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मर भी जाते हैं। ये मर जाते हैं और मरने के बाद परसा का सत्ता किसे दिया जाता है? विलियम। विलियम वहां का राजा बनता है संस्था। और विलियम जो वहां का राजा बना, विलियम राष्ट्रवाद का जो है ना पूर्ण समर्थक था। विलियम राष्ट्रवाद का पूर्ण समर्थक था। यह लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत ही अच्छा नेता था। और इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना में, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में, जर्मनी को स्वतंत्र करने में अपना अहम योगदान निभाया। लेकिन क्या था, यह आइडियल आदमी तो थे, लेकिन इनमें ये कूटनीति नहीं जानते थे। और हम बार बार ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कोई नेता अगर अपने देश को चलाता है या अपने देश को चलाने में सक्षम है सही तौर से, तो वो जरूर कूटनीति जानता होगा। कूटनीति का सीधा मतलब होता है चाल चलना। अगर आप चाल चलना जानते हैं तो आप देश को अच्छे तरीके से अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। तो विलियम क्या किया? विलियम अपने नेतृत्व में परसा का चांसलर नियुक्त किया था। किसको? बिस्मार्क को परसा का चांसलर बनाया। ठीक है, बिस्मार्क कौन था? तो परसा का चांसलर था। चांसलर कहे तो प्रधानमंत्री। परसा का चांसलर बनाया गया बिस्मार्क को। कब? 21 अक्टूबर 1805 को। नहीं, 21 अक्टूबर 1805 को ट्राइगर का युद्ध हुआ था। बिस्मार्क को जो है परसा का चांसलर बनाया गया। ये किसका? विलियम के माध्यम। विलियम अपने नेतृत्व में परसा का चांसलर बनाया था बिस्मार्क। और बिस्मार्क जो थे ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीति विद्या में निपुण थे। समझ लीजिए
कि इन्होंने अपना कूटनीति का परिचय, आज ऐसा नहीं है, विलियम के प्रधानमंत्री बनाने के बाद बिस्मार्क जब पर्सा का चांसलर बन गया तब अपना कूटनीति का परिचय दिया, ऐसा नहीं था। विलियम, ये डायट सभा जो होती थी ना, ये डायट सभा में आते थे, बैठते थे और यहाँ पर भी अपना विचार को साझा करते थे। तो इनके बारे में सबको पता था कि यह बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ है। इसलिए बिस्मार्क जब पर्सा का चांसलर बन गया तो यह कूटनीतिज्ञ था, कूटनीति तो जानते ही थे, और जो है यह तुरंत दिमाग लगाना शुरू कर दिए कि अब जर्मनी का एकीकरण कैसे होगा। अब जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ रहा था कि युद्ध करना होता था। जैसे इटली के एकीकरण में युद्ध हुआ, ठीक उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में भी युद्ध होगा। तो युद्ध में सबसे पहले यह अपना निशाना साधना चाह रहे थे कि आखिर इसमें कौन कौन हमारे रास्ते में अवरोध बन करके खड़ा होगा। तो उस समय इसका अवरोधक 3 था। पहला था, दूसरा था और तीसरा था। तो पहला था इनका डेनमार्क, दूसरा था ऑस्ट्रिया और तीसरा था फ्रांस। यहां तीनों से युद्ध करना होता था, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण संभव था। तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे और बिस्मार्क जो है अब दिमाग लगाना यह शुरू किया कि ये तीनों जो राज्य है, ये तीनों पर कैसे कैसे अटैक करना है, क्योंकि फ्रांस भी उस समय यूरोप की एक महाशक्ति था। यह अच्छा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। और ऑस्ट्रिया के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि इटली के एकीकरण का भी बाधक था। ये डेनमार्क एक नया नाम था। तो बिस्मार्क ने सबसे पहला आइडिया ये लगाया कि सबसे पहले ऑस्ट्रिया और फ्रांस को छोड़ो, सबसे पहले डेनमार्क पर आक्रमण करो। लेकिन डेनमार्क पर आक्रमण करना भी इतना सहज नहीं था, क्योंकि पर्सा जो था, पर्सा बस ये 300 छोटे बड़े राज्य में एक बड़ा सा भाग था। ऐसा नहीं था कि पर्सा बहुत शक्तिशाली राज्य था। बिस्मार्क ने अपने अकल से काम लिया, अपनी कूटनीति का सहारा लिया। उसने ऑस्ट्रिया को अपने में शामिल कर लिया, ऑस्ट्रिया को अपने में शामिल कर लिया, इसके साथ संधि कर लिया। कहा कि भाई मैं डेनमार्क पर आक्रमण करने जा रहा हूं, आप मेरा साथ दो, और जिस दिन मैं डेनमार्क को हासिल कर लूंगा तो इसका कुछ भाग आपको भी दे दिया जाएगा। तो ऑस्ट्रिया इस संधि के लिए राजी हो गया। ऑस्ट्रिया इसके लिए राजी हो गया और अंततः बिस्मार्क जो है अपनी सेना के साथ ऑस्ट्रिया को लेकर डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध 1866 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध 1866 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध को सेडोवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। सेडोवा का युद्ध कहा जाता है इस युद्ध को, ठीक है। यह युद्ध सेडोवा का युद्ध हुआ था डेनमार्क। तो ऑस्ट्रिया जो है बिस्मार्क का साथ दिया, पर्सा के साथ डेनमार्क पर आक्रमण किया और डेनमार्क को जीत लिया। डेनमार्क को जीतने के बाद देखिए ये युद्ध यही खत्म नहीं होती है। 1866 यूं कहे तो 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रिया पर्सा से पहले ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क के साथ युद्ध किया था पर्सा की ओर से, समझे। तो ये युद्ध कहे तो इसके साथ यानी कि ऑस्ट्रिया पर्सा से माना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रिया डेनमार्क से युद्ध किया था इससे पहले। तो देखिए डेनमार्क को जीत लिया गया और डेनमार्क पर अपना कब्जा जब पर्सा ने कर लिया तो पर्सा इस डेनमार्क का दो क्षेत्र, सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स, ये दोनों प्रांत जो है किसको दिया था? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को दे दिया जीतने के बाद, क्योंकि बिस्मार्क ने कहा था कि हम कुछ भाग आपको देंगे। लेकिन बिस्मार्क ये सोच रहे थे कि ऑस्ट्रिया को ये दोनों भाग हम अभी दे रहे हैं, लेकिन हमको कल फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध करना है। और देखिए अंततः वही हुआ। डेनमार्क को जीतने के बाद बिस्मार्क योजना बना रहे थे कि अब ऑस्ट्रिया पर अटैक करना है। लेकिन ऑस्ट्रिया पर अटैक कैसे करना है? ऑस्ट्रिया भी तो शक्तिशाली राज्य था। डेनमार्क को जीत लिया तो डेनमार्क पर्सा ये दोनों जो है अपने साथ हो गया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए
तो अब बिस्मार्क को इस चीज का डर था कि अगर हम ऑस्ट्रिया पे अटैक करते हैं, हो ना हो अगर फ्रांस ऑस्ट्रिया का साथ दे दिया तो हम कभी भी युद्ध में सफल नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या किया, बिस्मार्क सबसे पहले फ्रांस के पास आते हैं और फ्रांस को यह कहते हैं कि भाई हम ऑस्ट्रिया पर अटैक करने जा रहे हैं, आप कम से कम अपना मुंह बंद रखिए, आप इसका साथ मत दीजिएगा। जिस दिन हम ऑस्ट्रिया को जीतेंगे तो आपको भी कुछ दे देंगे। ये अपने कूटनीति का सहारा लिया और फ्रांस को आकर के अपने में संधि कर दिया। फ्रांस कहा कि ठीक है हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी फ्रांस को यह नहीं कहा था कि आप मेरे साथ युद्ध कीजिए, साथ देने के लिए नहीं बुलाया गया था, बस ये कहा था कि आप युद्ध मत कीजिए। तो देखो फ्रांस तो युद्ध नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रिया को अब अकेले कैसे पर्दा संभालेगा ये चीज समझो। तो बिस्मार्क अकेले ऑस्ट्रिया से युद्ध नहीं किए थे। हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे इटली और जर्मनी का एकीकरण लगभग साथ ही हुआ। तो ये क्या किया, बिस्मार्क इटली से संपर्क किए। इटली के एकीकरण का बाधक भी ऑस्ट्रिया था। तो इटली को पूछा कि आप अटैक कब कर रहे हैं ऑस्ट्रिया पे, तो इटली बोला कि फलाने डेट को हम ऑस्ट्रिया पर अटैक करेंगे। जर्मनी भी उसी डेट को ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। अब इटली और जर्मनी सोचो, इधर से हो गया इटली, इधर से आ गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया बुरी तरह पड़ा गया। यह युद्ध 1866 में खत्म हुआ था। इसी को सेडोवा युद्ध के नाम से जानते हैं। मेन युद्ध 1866 में जो हुआ, यह सेडोवा युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोवा युद्ध ऑस्ट्रिया पर्सा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच युद्ध माना जाता है। और ऑस्ट्रिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। कौन? पर्सा। बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया पर भी आक्रमण करके ऑस्ट्रिया को भी अपने में ले लिया। अब इनके आगे रहा कौन? तो फ्रांस। अब फ्रांस से युद्ध करना था। फ्रांस को जो ये कहा कि 2 क्षेत्र देंगे, इसको अब ये 2 क्षेत्र क्या देगा? इसको कहा कि भाई अब इसका बहुत बड़ा बदला तुम चुका लो। अब देखो बिस्मार्क जो है यहाँ पे डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सिसिली, नेपल की मान लो इन्हीं का हो गया। अब जो है ये अपने आप में एक शक्तिशाली हो गया और अपना सैन्य बल को पूरा मजबूत बना लिया। अपना बालू क्या बोलते हैं, बारूद, गोला, बंदूक वगैरह से अपने सैन्य शक्ति को पूरा सुसज्जित करके डायरेक्ट फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस पर आक्रमण करने के बाद अब फ्रांस उस समय कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली हो चुका था। मतलब समझ लीजिए कि 2 युद्ध किया, दोनों युद्ध को जीत ही लिया, लेकिन अपने कूटनीति के बल पे और फ्रांस के साथ युद्ध किया। अंततः फ्रांस भी युद्ध में हार गया। फ्रांस युद्ध में जब हार गया, यह युद्ध 1870 को खत्म हुआ। इस युद्ध को सेडोन के युद्ध के नाम से जानते हैं। सेडोन युद्ध, सेडोन के नाम से जानते हैं। यह फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। फ्रांस और पर्सा, फ्रांस और पर्सा के बीच यह युद्ध हुआ था। सेडोन का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस इस युद्ध में हार गया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हारा था, इस युद्ध में फ्रांस हार गया। और अंततः जो है क्या हुआ, जर्मनी अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि यह तीनों बाधा जो था, यह तीनों बाधा खत्म हो गया और जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर करके यूरोप के मानचित्र में सामने आया। जर्मनी। अब देखिए जर्मनी के बारे में हम जाने कि जर्मनी का एकीकरण लगभग इससे पहले 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि, फिर से याद कीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जर्मनी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस तरह से जर्मनी के एकीकरण का काम जो है पूरा हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जैसे कूटनीतिज्ञ ने अपने कूटनीति से बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किए और जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो जर्मनी का एकीकरण बहुत ही सहजता से किया गया बिस्मार्क के बल पर। अब हम ये जानेंगे, जैसे इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पूछा कैसे जाएगा, जैसे आपको आएगा कि पर्सा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो पर्सा। डायट क्या था? तो डायट एक प्रतिनिधि सभा थी।
अब है क्या, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1870 में। या पूछेगा जर्मन राइल राज्य संघ का स्थापना किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालबेरिन क्या थी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था, तो विलियम प्रथम का। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, तो पर्सा का चांसलर था। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो 1866 में। अब है कि 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो सेडोन का युद्ध हुआ। सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। ठीक है, उसके बाद अब है कि बिस्मार्क किस नीति का अवलंबन करते थे। बिस्मार्क जैसे ही सत्ता में आया ना, ये रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, ये भी क्वेश्चन आपको आएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया था। तो इस तरह से हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे जर्मनी का एकीकरण का काम इस तरह से पूरा हुआ। अब हम आप लोगों के साथ अगली वीडियो में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के मिलते हैं, कैसे यूनान अपने स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा और कैसे अपनी जीत को हासिल किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही तक।